डियर स्टूडेंट्स, जेके सर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए आज लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक 20 महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न। इससे पूर्व मैंने पहले वीडियो में कल आपको 1 से 20 तक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको बताया था, और अगली सीरीज में आज 20 प्रश्न फिर से आपके लिए हैं। तो 21वां सवाल है कि 100 पराग कणों के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, अर्थात 100 पोलन ग्रेन्स बनने के लिए कितने मियोसिस होंगे, कितने मियोटिक डिवीज़न होंगे। 100 अगर पोलन ग्रेन्स हमें चाहिए तो देखिए पोलन ग्रेन्स जो है वो किससे बनते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस द्वारा। अब ऐसा समझ लीजिए कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो 2n होती है, ये विभाजन द्वारा कितने पोलन ग्रेन्स बनाती है। एक बार अगर इसमें मियोसिस होगा तो ये 4 पोलन ग्रेन्स बनाती है, 4 पराग कण बनाती है। अर्थात मियोसिस में एक मदर सेल एक कोई भी लघु बीजाणु मात्र कोशिका हो या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हो, वह मियोसिस द्वारा 4 स्पोर ही बनाएगी, 4 कण बनाएगी। तो यहाँ एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो 4 माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनाती है। तो इस प्रकार 4 पोलन ग्रेन्स एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में, यानी कि एक मियोसिस हुआ। तो हमें एक मियोसिस, तो यहाँ पर एक पोलन ग्रेन कितने में बनेगा, 1/4 मियोसिस। इसको हम मियोसिस ही कह लें तो आसानी से आंसर हो जाएगा। और हमें कितने पोलन ग्रेन्स चाहिए, 100। तो 100 पोलन ग्रेन्स कितने में हो जाएंगे, इसका मैथमेटिक्स आसानी से 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 25 मियोसिस। तो हमें अर्धसूत्री विभाजन चाहिए 25। तो 25 अर्धसूत्री विभाजन से 100 पोलन ग्रेन बन जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, कितने मियोसिस होंगे, 25 मियोसिस होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गेहूं के 200 दाने बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। यहाँ 200 व्हीट ग्रेन्स बनने हैं और मियोटिक डिवीजन्स की संख्या पूछी है। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ 100 दाने हैं, 100 दाने जिन्हें हम ग्रेन्स कहेंगे। तो 100 ग्रेन्स जो है पूरा भ्रूण है, संपूर्ण बीज है। तो संपूर्ण बीज का जो निर्माण होना है तो किन किन 2 चीज़ों से होगा, एक माइक्रोस्पोर से और प्लस एक मेगास्पोर से। एक मेगास्पोर और एक माइक्रोस्पोर एक ग्रेन के निर्माण में भाग लेते हैं। अगर एक ग्रेन जो है, यहाँ 100 नहीं, हम एक लेंगे तो एक ग्रेन किससे बनेगा, एक माइक्रोस्पोर से और एक मेगास्पोर से। तो हमारे दाने कितने हैं,
200 हैं, तो 200 दाने के लिए 200 माइक्रोस्पोर होने चाहिए और 200 मेगास्पोर होने चाहिए। तो देखिए यहां अर्धसूत्री विभाजन है, तो माइक्रोस्पोर बनने में यहां भी अर्धसूत्री विभाजन पूछा है, तो 200 माइक्रोस्पोर बनने में कितने डिवीजन होंगे? जब अभी बताया है आपको कि 4 माइक्रोस्पोर एक अर्धसूत्री विभाजन से होते हैं, यानी कि एक मियोटिक डिवीजन से 4, तो 200 के लिए कितने हो जाएंगे? आप स्वयं अंदाजा लगाइए कितने हो जाएंगे? 50 मियोसिस से, 50 मियोसिस द्वारा, यानी कि 50 अर्धसूत्री विभाजन से 200 दाने बन जाएंगे, क्योंकि 4 पोलन ग्रेन किससे बनते हैं? एक मियोसिस से, है ना। इसी तरह से 200 कितने से बन जाएंगे? 50 मियोसिस से। जैसे हमने पहले डिवाइड किया था बिल्कुल उसी प्रकार देख लीजिए, कोई बात नहीं, ये बहुत आसान है, सीधे सीधे हिसाब लगाया जा सकता है इसका। अब हमें मेगास्पोर चाहिए, तो यहाँ तो माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 बनाती है माइक्रोस्पोर, इसलिए 50 मियोसिस से 200 पोलन ग्रेन बन जाएंगे। लेकिन यहाँ जब मेगास्पोर मदर सेल, आप लोगों ने देखा होगा कि एक मेगास्पोर मदर सेल जब डिवाइड होती है, उसमें मियोसिस होता है, तो कितने मेगास्पोर बनते हैं? 4, लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार एक मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ एक ही मेगास्पोर बना जो फंक्शनल रहा। तो यहाँ कितने? 200 ग्रेन के लिए, यहाँ 200 पराग कणों के लिए तो 50 मियोसिस चाहिए, लेकिन यहाँ 200 मेगास्पोर के लिए 200 ही मियोसिस चाहिए। तो 200 मेगास्पोर के लिए यहाँ 200 मियोसिस और यहाँ 200 मेगास्पोर के लिए 50 मियोसिस। तो हमें टोटल मियोसिस कितने हो गए? 200 ग्रेन बनने के लिए 200 मियोसिस और 200 के लिए यहाँ 50 मियोसिस, तो मियोसिस 50 इधर, 200 इधर, तो टोटल कितना हो गया? 50 प्लस 200 मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, तो टोटल हो गए 250 मियोसिस, अर्थात 250 मियोसिस होंगे 200 दाने बनने के लिए। तो इसका आंसर हुआ डी। देख लीजिएगा, अगर यहाँ 100 दाने होते तो 100 दाने बनने के लिए 25 तो मियोसिस हो जाएंगे माइक्रोस्पोर में, और यहाँ मेगास्पोर में 100 हो जाएंगे। तो कितना आंसर होगा? अगर 100 दाने होते तो आंसर होता 125। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब अगला सवाल है आप लोगों के लिए। साइप्रस में पराग कणों का निर्माण अत्यंत सामान्य होता है। पराग कोशों को हटाकर कृत्रिम रूप से उद्दीपन करते हैं। एंजियोस्पर्म के मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण जैसा होता है या लघु बीजाणु जनन जैसा होता है। तो जो साइप्रस प्लांट है, तो इसमें जो पराग कणों का निर्माण है वो फीमेल गैमेटोफाइट के निर्माण जैसा होता है। इसको ध्यान रखेंगे, साइप्रस में फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण जैसे होगा उसी तरह से पराग कणों का निर्माण होता है। अब आता है कैरेंकल की उत्पत्ति होती है। अगला सवाल है कैरेंकल। कैरेंकल आप लोगों ने जब देखा है, जो बीजांड होता है, ये बीजांड का जो माइक्रोपाइलर एंड है, ये माइक्रोपाइल है। तो इसकी जो आउटर इंटेगुमेंट होती है बीजांड की, इसको आउटर इंटेगुमेंट है, यानी कि बाह्य आवरण। तो बीजांड की जो माइक्रोपाइल की तरफ का जो बाह्य आवरण है, ये तो एम्ब्रायोसैक होगा ही इसके अंदर,
तो आउटर इंटेगुमेंट से एक पतली एक झिल्ली जैसा कैरेंकल बन जाता है। तो ये आउटर इंटेगुमेंट से एक संरचना बन जाती है, गुच्छे के रूप में एक गुच्छा सा बन जाता है, और जो बाद में कहाँ फ्लावर के एपेक्स पर यानी माइक्रोपाइलर एपेक्स पर स्थित होता है। तो इसलिए माइक्रोपाइल में, और ये किसका लक्षण है, ये U4BAC का लक्षण है। U4BAC में जिसमें रिसिनस कम्युनिस आता है यानी अरंड आता है। तो अरंड जो पौधा है, कैस्टर जिसको कहते हैं, तो कैस्टर में ये देखने को मिलता है। आउटर इंटेगुमेंट से बनने वाली संरचना है जिसको आउटर इंटेगुमेंट से जिसको हम कैरेंकल कहेंगे। तो इसका निर्माण किससे हुआ, बाह्य आवरण से यानी आउटर इंटेगुमेंट से, वो भी बीजांड द्वार की तरफ वाले। तो ये किसका लक्षण है, U4BAC में कैस्टर का लक्षण है। कैस्टर में ये कैरेंकल पाया जाता है। अब अगला सवाल देखिए, निभागी प्रवेश यानी चैलेजोगैमी किस में पाई जाती है। तो आपको ये पहले भी बताया जा चुका है, कुकुरबिटा में मीसोगेमी पाई जाती है। ये बीजांड में इंटेगुमेंट की तरफ से प्रवेश करता है मध्य से, और कैजुराइना में जो पराग नलिका है वो निभाग की ओर से चैलेजा की तरफ से प्रवेश करती है इसमें, इसलिए चैलेजोगेमी कैजुराइना में पाई जाती है। पाइसम और पिस्टेसिया आदि जितने भी एंजियोस्पर्म हैं उन सब में पोरोगेमी पाई जाती है। वो माइक्रोपाइल की तरफ से जो पोलन ट्यूब है वो प्रवेश करती है। पोलन ट्यूब आप लोगों को पहले बता चुके हैं, इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, एंजियोस्पर्म में गुरु बीजाणुधानी यानी मेगास्पोरेंजियम मैच्योर होने के बाद बनाती है। ये बात समझने की है। देखिए, फल जो है, फल किससे बनता है, अंडाशय से बनता है। आप लोगों को पता है ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, और भ्रूण से बीज बनता है, और बीजपत्र एंडोस्पर्म है यानी कि भ्रूण पोष ही हैं। तो इसमें एंजियोस्पर्म में जो गुरु बीजाणुधानी है उससे एम्ब्रायो या भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री भ्रूणकोश निषेचन के समय होता है। आप देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो डाइकोट एम्ब्रायोसैक है, भ्रूणकोश एम्ब्रायोसैक को और क्या कहते हैं आप लोगों को पता है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, मादा युग्मकोद्भिद या एम्ब्रायोसैक, तो इसी को हम भ्रूणकोश भी कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। तो ये निषेचन के समय होता है। इसको देखो, हम बना रहे हैं संरचना फीमेल गैमेटोफाइट की, मादा युग्मकोद्भिद, यहाँ अंडकोशा और 2 सिनर्जिड्स, इधर एंटीपोडल्स, 3 तो हो गया एग एपरेटस। एग एपरेटस में कितनी सेल हैं, 3 सेल हैं। 3 सेल हैं, 3 सेल एंटीपोडल्स में हैं, प्रतिमुख कोशाओं में 3 सेल हैं। 3 सेल से बना है 1 2 3, 1 2 3 से 2 सहायक कोशिका और 1 अंडकोशा से, और एक मध्य में केंद्रक होता है, 2 केंद्रकों से बना हुआ, लेकिन सेल एक ही होती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस 2 केंद्रकों के जुड़ने से बनता है। तो ये कैसा हो गया, 1 सेल ये हो गई। तो टोटल कितना सेल हो गया निषेचन के समय। अब निषेचन इसमें होगा मादा युग्मकोद्भिद में, तो निषेचन के समय कितने सेल्ड होगा, ये 7 सेल्ड होगा। तो और इसके साथ साथ इसकी विशेषता ये है, एक केंद्रक सहायक कोशिकाओं में, एक केंद्रक अंडकोशा में, एक केंद्रक एंटीपोडल्स में, लेकिन 2 केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस में होते हैं। तो 7 तो सेल्ड होता है,
लेकिन ये 8 न्यूक्लिएटेड भी होता है। 8 न्यूक्लियस होंगे लेकिन सेल जो होंगी वो 7 होंगी। दोनों ही बातों को आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निषेचन के समय जो एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट होगा उसमें 7 सेल होंगी, लेकिन न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस कितने होंगे? 8 होंगे। तो इसलिए इसका आंसर तो होगा बी, 7 सेल्ड। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रायो सैक की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? हॉफमिस्टर ने, स्ट्रासबर्गर ने, या सुजीस ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो इसका आंसर है हॉफमिस्टर। भ्रूण कोश यानी एम्ब्रायो सैक की संरचना का सबसे पहले अध्ययन किया था हॉफमिस्टर ने। देखिए फिर से देखिए वही सवाल आ गया है। एक बीजाणुज 8 केंद्रकी भ्रूण कोश अर्थात मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक होता है। तो 8 न्यूक्लिएटेड तो हमने देख लिया, एंजियोस्पर्म में, आवृतबीजी पौधों में, सभी में पाया जाता है। लेकिन इस टाइप को क्या कहते हैं जिसमें 8 न्यूक्लियस हों और 7 सेल्ड हों? तो ऐसा जो भ्रूण कोश है, एम्ब्रायो सैक है, उसको हम पॉलीगोनम टाइप कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर आता है बीज में बीजांड द्वार अर्थात माइक्रोपाइल सहायता करता है पानी के प्रवेश में, परागनलिका के प्रवेश में, नर युग्मक के प्रवेश में, या इनमें से कोई नहीं? देखिए जो ये सीड का निर्माण हुआ है और ये माइक्रोपाइल है, समझिएगा ये बीज का निर्माण हो गया तो क्या इस बीज में निषेचन की आवश्यकता होगी? तो इसलिए पराग नलिका का प्रवेश की तो जरूरत ही नहीं होगी जब निषेचन नहीं होगा। इसमें निषेचन क्यों होगा? ये तो जर्मिनेट करेगा। दूसरा, नरयुग्मक के प्रवेश में, नरयुग्मक क्यों प्रवेश करेगा जब निषेचन हो ही नहीं रहा? अब तो ये जर्मिनेट करेगा, तो कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब है पानी के प्रवेश में जब जर्मिनेट करेगा तो इसमें से वाटर प्रवेश करेगा, पानी प्रवेश करता है, तभी ये फूल जाते हैं और फूल कर मोटे हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्बाइबेशन। इसको ध्यान रखना। इम्बाइबेशन या अंतः शोषण कहते हैं बीज के फूलने को। तो यहां तो पानी प्रवेश कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वि निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? 2 अंडों के निषेचन को। अब आपने देखा है ये, जब हमने द्वि निषेचन आपको बताया, यहाँ एक अंड कोशा है, 2 सहायक कोशिकाएं हैं और एक द्वितीयक केंद्रक और 3 एंटीपोडल्स, और यहाँ परागकण, परागकोश से परागकण यहाँ वर्तिकाग्र पर जर्मिनेट होंगे और इनसे पराग नलिका निकलेगी और इस पराग नलिका में 3 केंद्रक होंगे। एक केंद्रक किससे जुड़ेगा? अंडकोशा से, और दूसरा केंद्रक किससे जुड़ेगा? द्वितीयक केंद्रक से। और इसी को हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपको जानकारी है। तो 2 अंडों के संलयन को तो निषेचन नहीं कहते। अंडों का तो संलयन होता ही नहीं है निषेचन में। या तो मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, दोनों ही मिलकर निषेचन करेंगे, लेकिन यहाँ ये आंसर नहीं है। फिर है अंडों को पराग कणों के केंद्रकों से संलयन। अगर एग्स का पोलन ग्रेन्स जो पराग कण है उनके केंद्रकों से संलयन होगा तो उसको निषेचन कहेंगे, तो ये भी नहीं है। एक नर युग्मक का अंड से संलयन और दूसरे नर युग्मक का सहायक कोशिका के साथ संलयन। देखिए एक अंड कोशिका से, ये बात तो यहाँ सही है, लेकिन सहायक कोशिका से कोई संलयन नहीं हो रहा, इसलिए ये बात भी सही नहीं है। तो एक नर युग्मक का अंड से, एक नर युग्मक का तो एग से हो गया, और दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संलयन क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो इसका आंसर होता है डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि पराग नलिका अंडकोशा की ओर वृद्धि करती है क्योंकि उसे आगे बढ़ने के लिए दूसरा रास्ता नहीं। अंड केंद्रक उसे अपनी ओर खींचता है।
या अंडकोशा व परागनलिका के भिन्न आवेशों के कारण परागनलिका अंदर की ओर जाती है, या ऐसा माना जाता है कि सहायक कोशिकाओं में जो सिनर्जिड्स की सहायक कोशिकाओं जो सिनर्जिड्स जिन्हें कहते हैं, उनमें फिलीफॉर्म एपरेटस या तंतु रूपी समुच्चय पाया जाता है जो परागनलिकाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका आंसर हो गया यही डी, क्योंकि फिलीफॉर्म एपरेटस ही होता है जब हम इसको बना रहे हैं। देखिएगा, ये अंडकोशा है और अंडकोशा के साथ ये दो सहायक कोशिकाएं हैं, और सहायक कोशिकाओं में ये फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये फिलीफॉर्म जो एपरेटस है ये पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पराग नलिका को आकर्षित करने का काम किसका? फिलीफॉर्म एपरेटस का। अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि अंडकोशा व पराग नलिका के भिन्न आवेशों के कारण ऐसा होता है। कुछ बच्चे ऐसे इसमें कंफ्यूज ना हो। ये जो भिन्न आवेश हैं, जब जंतुओं में अंडाणु और शुक्राणु यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, संलयित होते हैं, तो उनमें जो आकर्षण होता है या उनमें जो संलयन फ्यूजन होता है वो भिन्न आवेशों के कारण जुड़ते हैं, विपरीत आवेशों के कारण जुड़ते हैं। तो वहाँ अगर ये जंतु कोशिकाओं में मेल और फीमेल गैमीट के संबंध में सवाल होता तो इसका आंसर सी होता। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री भ्रूण में यानी कि मोनोकोटिलेडन एम्ब्रायो में प्ररोह शीर्ष शूट एपेक्स का स्थान होता है। देखिए, जो एक बीजपत्री भ्रूण है इसमें जो शूट एपेक्स है, रूट तो इधर होगा और जो शूट डेवलप हो रहा है तो इसका स्थान कहाँ होगा? इसको हम लेटरल साइड कहेंगे यानी कि पार्श्वीय कहेंगे। तो ये इसका आंसर होगा लेटरल साइड पर एक बीजपत्री पौधों में। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो गया बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में असंग जनन या एपोमिक्सिस किसे कहते हैं? युग्मकों के संलयन को, गैमीट का संलयन होता है, या युग्मकों के संलयन और अर्धसूत्री विभाजन के बिना। देखिए, गैमीट के बिना जुड़े और बिना मियोसिस के जब संलयन हो पौधों का विकास होता है तो उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। तो बी इसका आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अनिषेक फलन है परागण के बिना फल बनना या निषेचन के बिना फल बनना या निषेचन के बिना बीज बनना या कोई नहीं। तो निषेचन के बिना फल बनने को हम अनिषेक जनन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट, किसमें बीज रहित फल का निर्माण अनुचित है? किसमें अनुचित होगा? देखिए, अगर हम आम को बीज रहित बना लें तो हम आम को आसानी से खा सकते हैं, उसमें गुठली ना हो तो। आलूचा जो प्लम है, जिसे आलू बुखारा भी कहते हैं, अगर वो भी बिना बीज के हो तो वो भी ठीक रहेगा, हम खा सकते हैं। सेब को भी बिना बीज के हो सकता है, खाया जा सकता है। लेकिन नारियल, क्योंकि इन तीनों में गूदा होता है, इसका जो एपिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प, 3 भागों में इसकी फल भित्ति होती है, तो इसका मीसोकार्प खाया जा सकता है। लेकिन नारियल का मीसोकार्प फाइब्रस होता है, फाइबर का बना होता है, जिससे रस्सी बनाई जाती है। इसलिए नारियल का तो संपूर्ण बीज ही खाया जाता है, और इसको ही हम बीज रहित कर दें तो इसमें खाने का कोई पार्ट नहीं बचेगा। इसलिए इसको बीज रहित इसका फल बनाना अनुचित होगा। तो इसका आंसर हो गया नारियल। ये सामान्य बुद्धि का भी सवाल है। अब देखिए अगला है, अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस है। अंड का निर्माण, अंड के निषेचन के बिना विकास, अंड का जो है निषेचन के बिना जो विकास है उसे कहते हैं अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। या सहायक कोशिका का
बिना निषेचन के विकास या फल का विकास बिना निषेचन के या इनमें से कोई नहीं। तो अनिषेक जनन क्या है? फल का विकास अगर बिना निषेचन के होता है तो इसको हम अनिषेक जनन कहते हैं। अभी आपने पार्थेनोकार्पी भी ऊपर पढ़ा है। जीनिया शब्द है, जीनिया पराग कणों का भ्रूणपोष पर प्रभाव, अंड पर प्रभाव, बीजांडकाय पर प्रभाव या बीज आवरण पर प्रभाव को जीनिया कहते हैं। ये सवाल आप लोगों ने पहले भी किया है। देखिए, जीनिया जो शब्द है वो पराग कणों के प्रभाव का अध्ययन अगर हम बीजांडकाय पर करते हैं तो इस टर्म को हम जीनिया कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, बीजांडकाय पर पराग कणों के प्रभाव का अध्ययन से जो रिलेटेड टर्म है उसे हम जीनिया कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रायोनी का सबसे अच्छा उदाहरण है, ये जिक्र भी हुआ है, सबसे अच्छा उदाहरण पॉली एम्ब्रायोनी का सिट्रस फ्रूट होते हैं, संतरा या नींबू। तो इसमें पॉली एम्ब्रायोनी बहुत अच्छे से पाई जाती है, तो इसका उदाहरण सिट्रस होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे अगले 41 से लेकर 60 क्वेश्चन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।